हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक नया इंटरव्यू लेके आ रहे हैं जिसमें हम आईआईटी इंदौर के बारे में प्रखर केसरी से हम जानने की कोशिश करेंगे। वो प्रेजेंटली आईआईटी इंदौर से ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में वो वहाँ पे एमटेक परस्यू कर रहे हैं। तो हम उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जैसे वहाँ का एडमिशन प्रोसीजर क्या है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, वहाँ का प्लेसमेंट सिनारियो क्या है, कौन-कौन से ब्रांच अवेलेबल हैं, किस ब्रांच की ज़्यादा डिमांडिंग है, प्लेसमेंट और इंटरव्यू का क्या सिनारियो है, एकेडमिक स्ट्रेस कितना है, हॉस्टल का क्या रिव्यू है, मेस का क्या रिव्यू है, इन सभी चीज़ों को टू द पॉइंट करने की कोशिश करेंगे। जितना शॉर्ट रख सकते हैं उतना रखने की कोशिश करेंगे, बस टू द पॉइंट, ताकि कोई भी नया बच्चा जो एडमिशन लेने का सोच रहे हो एमटेक में, तो उनको एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो ले सके पहले से, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। और बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी रहता है कि ये नया कॉलेज है, मतलब तो उसका क्या रिव्यू जा रहा होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रखर केसरी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रखर केसरी को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। तो आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ बता दें पहले। हाँ, तो मेरा नाम प्रखर केसरी है। मैं अभी आईआईटी इंदौर में फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। हुँ, तो मैं एमटेक कर रहा हूँ कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग ब्रांच से। और हम दो ब्रांचेस हैं, एक ये कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग और एक वीडीएन वीएलएसआई डिवाइसेज एंड नेटवर्क्स ओके। इलेक्ट्रिकल में। हम्म। तो ये इलेक्ट्रिकल वाले भी ये ब्रांच चूज़ कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए ओपन है। एमटेक के लिए 2 ब्रांच अवेलेबल है, कम्युनिकेशन और हाँ वीएलएसआई। हाँ, और ये एमटेक के दोनों लिए का मतलब एमटेक इलेक्ट्रिकल में। एमटेक इलेक्ट्रिकल में। तो हाँ, अभी जैसे ये आपका आप मतलब ये सिलेक्शन प्रोसीजर एडमिशन का वहाँ की क्या प्रोसीजर होता है एमटेक में? एडमिशन के लिए गेट के बाद में स्कोर आ जाता है जब, और फिर पोर्टल खुल जाता है कॉलेज का, वैसे जैसे बाकी कॉलेजेस का खुलता है सीओएपी पे अप्लाई करने के बाद में। हुँ, फिर वहां से जा करके कॉलेज का फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। मेरे ख्याल से हुँ, पिछले 800 रुपये लगे थे फॉर्म भरने के। हुँ, और सबके बराबर, लड़के लड़की सबके बराबर पैसे लेते हैं फॉर्म भरने के। हुँ, और उसके बाद फिर फॉर्म भर देते हैं सारी डिटेल्स, और फिर अगर सेलेक्ट हो जाते हैं, उनकी शॉर्टलिस्ट में आते हैं, तो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। हुँ। तो पिछली बार तो ऑनलाइन हुआ था इंटरव्यू हमारे टाइम पे, अब हो सकता है ऑफलाइन भी हो जाए। तो इंटरव्यू होता है और उसमें मतलब एक पर्टिकुलर कॉल ही आता है कि अगर आपको कम्युनिकेशन के लिए सेलेक्ट किया गया तो उसके लिए कॉल आएगा, अगर वीएलएसआई के लिए सेलेक्ट किया गया तो उसके लिए कॉल आएगा। फिर उसका इंटरव्यू होता है आधे घंटे करीब का, और फिर अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर सीओएपी के थ्रू ही मतलब ऑफर आ जाता है। इंटरव्यू का स्टैंडर्ड क्या होता है? क्या मतलब जैसे एज़ ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वीएलएसआई और कम्युनिकेशन की तो उतनी जानकारी होती नहीं है। तो उसका मतलब हम्म। हुँ, तो नहीं तो मतलब जो गेट के सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं उसी के बेसिस पे पूछ रहे होते हैं वो लोग मोस्टली। लेकिन अच्छा, बस ये हो जाता है कि वो लोग थोड़ा और इंडस्ट्री बेस्ड या फिर एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पूछ रहे होते हैं। जैसे मेरा इंटरव्यू कम्युनिकेशन के लिए हुआ था, तो हुँ, उन्हें कम्युनिकेशन की जो मैंने पढ़े थे, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट डिजिटल कम्युनिकेशन वायरलेस वगैरह, उन्हीं सबसे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो देख सकते हैं। और अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए खास करके मतलब डिजिटल अच्छे से पढ़ा हो तो बेहतर है, उसी से पूछते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। ओके। तो ये गेट का स्कोर का क्या मतलब उसमें था? कम्युनिकेशन और वीएलएसआई में कितने तक में लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? गेट का स्कोर मिनिमम पर बात करें अगर जनरल कैटेगरी से, तो फिर हुँ, 650 तक के अगर स्कोर होगा हुँ, तो फिर भी चांसेस हैं कि वीएलएसआई मिल सकता है। और मेरे साथ में भी मेरे बैचमेट जो है, तो उसमें 590 तक के स्कोर गया और हम लोगों को कम्युनिकेशन मिल गया। ओके, तो लगभग यही है कि मतलब जनरल अगर आप कैटेगरी है तो फिर 590 तक के भी स्कोर है, 580 तक के भी है, तो भी कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है कि मिल जाए, क्योंकि इंटरव्यू रहता है तो फिर उससे वेटेज बढ़ जाता है। ओके। जो सबसे जैसे वहाँ पे आपने मतलब एज़ ए इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड कम्युनिकेशन में आना, ये ट्रांज़िशन कैसा रहा? जैसे इलेक्ट्रिकल में तो कोर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जैसे कोई हम्म। भी इलेक्ट्रिकल बंदा लेने का सोच रहा है, तो आराम से ट्रांज़िट मतलब उस फ़ेज़ में जा सकता है ईज़िली? नहीं, मेरा तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स था पहले, अच्छा, तो मुझे तो उसकी वजह से दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिकल वाला रहेगा तो उसको शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हुँ, लेकिन फिर हो जाएगा मुझे लगता है आराम से।
हमारे अ, साथ में व है मतलब इलेक्ट्रिकल वाला भी एक, तो उसे भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। वहाँ का एकेडमिक मतलब एकेडमिक स्ट्रेस कितना है? अगर मान के चले कि हम जैसे एमटेक परस्यू कर रहे हैं, बहुत सारे आदमी एमटेक एज़ ए पार्ट टाइम लेते हैं कि हमें एमटेक के साथ-साथ और भी चीज़ें तैयारी करनी है, अगर मेरा उस बीच में कहीं हो जाता है तो मैं निकल लूँगा। तो वैसा कुछ वहाँ पे एकेडमिक स्ट्रेस कैसा है? एकेडमिक स्ट्रेस तो ऐसा कुछ खास नहीं है। हुँ, वही जो नॉर्मल क्लासेस लग रही होती है, हर सब्जेक्ट की हफ्ते में 3 क्लास लगनी रहती है बस। और मोस्टली तो हम लोग मतलब फ्री रहते हैं, और पार्ट टाइम वाले ही मतलब रहते हैं यहाँ पे। जैसे कुछ लोग डीआरडीओ से आए हुए हैं और वो अभी यहाँ पर हमारे साथ में ही पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर ऐसे ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लोग आकर के पढ़ रहे होते हैं। हुँ, तो लेकिन टाइम रहता है कुछ और पढ़ने का बहुत आराम से लोग, क्योंकि पूरी तरीके से करिकुलर एक्टिविटीज में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी लगे हुए हैं, कि पूरे टाइम स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं और फिर भी नंबर आ जा रहे हैं उनके। या फिर जो हमारी पॉलिटिकल कमिटीज हैं जिम खाना की, उसमें लोग लगे हुए हैं। तो अकेडमिक स्ट्रेस उतना ज्यादा नहीं है जितना जरूरी है, लेकिन हो जाता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम और मार्क्स पैटर्न कैसा है वहाँ का? मतलब टफ बोल सकते हैं या फिर अगर मान के चलो जैसे बहुत सारे कॉलेज में है कि आराम से आप 8 सीजीपीए ईज़िली मेंटेन कर सकते ये तो बहुत ज्यादा मतलब टीचर पे डिपेंडेंट हो जाता है कि मतलब हैं? कौन सा वाला टीचर है। कॉलेज की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से वही रहता है कि मतलब उनको मतलब कम लोग चाहिए। जैसे अगर कोई क्लास है तो उसमें 10% लोगों को 10 CGPA देंगे, और उसके हुँ, बाद फिर 30% लोगों को 9 CGPA, फिर 8 CGPA। तो लेकिन फिर भी मतलब सब लोगों को लगभग 7 पार तो मिल ही जाता है। 8 पार तो सबका नहीं कहूंगा मैं, हुँ। लेकिन 7 पार तो सब लोगों का हो जाता है आसानी से। अटेंडेंस का क्या सिनेरियो है क्लासेस के रिलेटेड? जैसे बहुत सा मतलब ये कंपल्सरी है या फिर मतलब क्लास नहीं भी जाओ तो चल जाएगा ऐसा कुछ? तो वो भी एक्चुअली इसके पहले तक के ना, अभी जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था हुँ, उसमें कुछ भी नहीं था अटेंडेंस का। बिल्कुल ही कोई टीचर नहीं ले रहा है, कोई बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ मास बंक करोगे तो पकड़ा जाओगे, तो फिर पूरी क्लास को दिक्कत होगी। अच्छा। लेकिन अगर कुछ बच्चे पहुंच रहे हैं तो क्लास लग जाया करती थी। लेकिन अभी इस सेमेस्टर से कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, तो उसके लिए भी लेकिन एक दो टीचर ही हैं जो अटेंडेंस शीट रोज रोज चला रहे हैं। ज्यादातर क्लास में अभी भी अटेंडेंस हो नहीं रही। तो ओके। निकला जा सकता है, मतलब कि उतना ज्यादा अटेंडेंस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। जैसे कि मेन जैसे प्रखर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में भी उस कॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो ये ज़्यादातर अच्छे अच्छे तरीके से अपने बातों को रख पाएँगे। तो सबसे जो भी एमटेक करने का 2 ही मोटो होता है मतलब और सारे मोटो होते हैं लेकिन प्लेसमेंट एक मेन मुद्दा होता है, प्लेसमेंट और इंटर्नशिप। तो वहाँ पे हम्म। ये प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में क्या सिचुएशन है? जैसे फर्स्ट ईयर में कितना चांसेस रहता है कि हम इंटर्नशिप ऑफर पा सकें, उसको पे ऑफर में कन्वर्ट कर सकें इंटर्न करने के बाद और फिर प्लेसमेंट पे आएँगे बाद में? तो इंटर्नशिप वाली बात करें तो वो भी अभी इस बार क्या हुआ है कि हुँ, यूजुअली हमारी क्लास की स्ट्रेंथ 15 रहती है एमटेक के लिए हर ब्रांच की। हुँ। लेकिन बच्चे कम आए हैं। हम लोग 6-7 लोग ही हैं दोनों ब्रांचेस में। दोनों ज्यादातर मिला एमटेक के? की ब्रांचेस में कम ही बच्चे आए हुए हैं। नहीं नहीं, 6 हमारी में, सीएसपी में, और 7 उनकी में, वीएलएसआई वाली में। हुँ, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हर एक बच्चे को सुपरवाइजर चुनना रहता है सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट करने के लिए। और सेकेंड ईयर ही वो टाइम होता है जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। हुँ, तो हमारा कॉलेज जो है वो ज्यादातर रिसर्च फोकस्ड ही है, तो सारे टीचर्स जो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो उनको उसमें प्रोजेक्ट भी कराने होते हैं बच्चों से, उनको आगे बढ़ाना है अपना काम, तो इसके लिए एमटेक वालों की जरूरत होती है। तो अभी फिलहाल क्योंकि स्ट्रेंथ कम है तो इसलिए तो सारे लोगों को इंटर्नशिप के लिए मना कर दिया गया है, तो कोई भी जा नहीं रहा इंटर्नशिप के लिए। हुँ, लेकिन कुछ प्रोफेसर फिर भी जो है, मतलब एक या दो प्रोफेसर, वो पहले से उनसे बात करके रखनी पड़ती है। और वो भी इंटर्नशिप पे मतलब कंडीशंस लगा करके रखते हैं कि आप 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए तो बाकी बच्चे 6 महीने के लिए इंटर्नशिप पे जा सकते हैं। लेकिन रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप का प्लेसमेंट में। अभी भी काफी सारी मैंने खुद भी मतलब मॉनिटर करी है कुछ कंपनीज जो आई थी कॉलेज पिछले सेमेस्टर में। हुँ, तो कंपनीज का यही सीन रहता है कि वो पहले इंटर्नशिप ऑफर करती हैं, और फिर जब आप देख लेती हैं आपको 6 महीने 8 महीने जितना भी उनको रखना होता है, हुँ। उसके बाद ही फिर फुल टाइम ऑफर आता है। तो इंटर्नशिप की थोड़ी दिक्कत है कॉलेज में। मतलब प्रोफ़ेसर अलाउ नहीं करते हैं, वो क प्रोजेक्ट के लिए हाँ ज़्यादा हाँ, इंसिस्ट लेकिन अगर करते हैं। स्ट्रेंथ आ जाती है, अच्छी स्ट्रेंथ आ जाएगी, अगर नेक्स्ट ईयर मान लीजिए पूरे अगर आ गए 12-15 बच्चे जितने भी, तो फिर हुँ, हो सकता है कि कुछ लोगों को अलाउ कर दिया जाए। ओके। जैसे अब प्लेसमेंट पे आते हैं, तो वहाँ पे जैसे बोला जाता है कि नया न्यू आईआईटी है,
बट तो प्लेसमेंट एमटेक का प्लेसमेंट वहाँ पे कैसा है? कौन-कौन सी टॉप कंपनी जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे कुछ टॉप कंपनी होगी, तो वो कौन-कौन सी हुँ, है? हुँ। कितना एवरेज पैकेज हम मतलब जनरली एक्सपेक्ट करते हैं? कितना मैक्सिमम जा रहा है? कितना मिनिमम जा रहा है? और ऐज़ ए मतलब अगर हम एडमिशन ले रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, हमें कितना उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा? उन सब चीज़ों पे थोड़ा डिटेल में बताएँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो प्लेसमेंट के लिए टॉप कंपनीज़ जो इसके लिए कम्युनिकेशन के लिए आती हैं, उसमें राकुटेन आती है, तो वो 38 एलपीए ऑफ़र करती है, ओके। लेकिन उसकी पोस्टिंग जापान में है। हुँ, तो एक्चुअली ज़्यादातर कंपनीज़ जो है कम्युनिकेशन की जो अच्छा पैकेज दे रही है, वो जापान में ही बेस्ड है। इंडिया में कम्युनिकेशन का काम उतना ज़्यादा हो नहीं रहा है। हुँ, तो वो देती है, उसके बाद फिर काफ़ी सारी सेमीकंडक्टर कंपनीज़ आती हैं, उनमें भी उनको वीएलएसआई की और सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन की दोनों ही तरीके की ब्रांच के लोग चाहिए होते हैं। तो बैठ सकते हैं हम लोग भी उनके जो पेपर वगैरह होते हैं उन कंपनियों के भी, और एवरेज पैकेज मान के चलिए आप 15 के ऊपर, बेस 15 के ऊपर है, और हुँ। वैसे 25 से 35 के बीच में लग जाता है ज़्यादातर लोगों का। इस दोनों ही ब्रांचेस मिला करके। तो राकुटेन आ जाती है, फिर एनएचपी सेमीकंडक्टर्स आती है, और एनालॉग डिवाइसेस आती है, और मतलब ऐसे ही कंपनीज हैं जो कम से कम मतलब 20-22 के ऊपर पैकेज ऑफर करती है, और 15 से 18 बेस हो जाता है। प्लेसमेंट की परसेंटेज की बात करें तो कितना मान के चल सकते हैं? सबका लगभग-लगभग हो जाता है एमटेक में? हाँ, हाँ, हाँ। वही बात हो जाती है कि काफ़ी से ज़्यादातर लोगों का तो ऑन ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट हो जाता है। अगर हुँ, कुछ लोग रह भी जाते हैं, तो भी आखिरी तक के खत्म होते-होते ऑफ कैंपस में अप्लाई करके उन लोगों का हो जाता है। और बाकी अगर आपका प्रोजेक्ट वगैरह अच्छा है और टीचर से बन रही है, तो काफ़ी सारे टीचर्स के खुद के भी कॉन्टैक्ट्स हैं इंडस्ट्री में, तो फिर उसके थ्रू हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कि जो भी लोग प्लेसमेंट चाहते हैं, उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। जो लोग पीएचडी में जाना चाहते हैं या कुछ और चीज़ में, वही लोग बस नहीं बैठते हैं प्लेसमेंट में, तो उनका नहीं होता है। बाकी तो कह सकते हैं 90% के ऊपर ही है प्लेसमेंट रेट। और जैसा कि मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट या अपने पार्ट मतलब फ्रेंड सबसे बात किया है। तो वो जैसा कि एक चीज़ों पे फ़ोकस डालते हैं कि बहुत सारे कॉलेज में ये होता है कि बीटेक वाले पार्शियलिटी करते हैं एमटेक वाले के साथ। लाइक जैसे टीपीआर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल में होता है तो वो पहले बीटेक का इंटरव्यू करवा लेते हैं, फिर एमटेक का रिज़्यूमे पास करते हैं या फिर कोई स्पॉक्स है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट कंपनी का होता है, तो वो सारे बीटेक वाले बन जाते हैं। फिर एमटेक स्पेसिफिक जो कंपनी आती है उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इन सब का वहाँ पे क्या सिचुएशन है आईआईटी इंदौर में? जैसे मैंने भी बताया अभी कि कुछ कंपनीज आई थी इंटर्नशिप के लिए, जिनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मैं था। हुँ, तो पहली बात तो ये है, मतलब कि एमटेक वाले स्टूडेंट्स भी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, तो हुँ, उससे वो वाली दिक्कत उतनी ज़्यादा रहती नहीं। इसके हुँ, अलावा बात ये है कि कोई कंपनी अगर आ रही है और वो एमटेक के लोगों को बैठने दे रही है, तो उसके हुँ। पास एक्चुअली एक रिजर्व सीट्स रहती हैं कि वो इतने बच्चे एमटेक के लेके जाने वाली है, एमटेक वालों को इतना पैकेज देने वाली है, तो सब कुछ पहले से डिफाइंड रहता है। तो वो वाली चीज़ें मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जो है दिक्कत कर सकता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम लोगों की अक्सर ही हमारी जो असिस्टेंट प्लेसमेंट ऑफिसर मैम है, उनके साथ में मीट होती रहती है, उनको हम बताते रहते हैं कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, कंपनी आ रही है तो क्या बात हो रही है। कोई भी कंपनी आती है तो जितने भी प्लेसमेंट मैनेजर्स हैं या फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं, सब लोगों को हर चीज़ के बारे में पता रहता है। तो उसमें पार्शियलिटी वाली दिक्कत तो अभी तक मुझे नहीं आई कुछ समझ में कॉलेज में, तो वो दिक्कत तो नहीं आती है यहाँ पे। जैसे कि 2 चीज़ें होता है, एक टीए होता है और एक होता है हुँ, हुँ। प्रोजेक्ट गाइड। तो टीए हाँ, में हाँ। आपके पास कुछ-कुछ ड्यूटी लगती है जो भी सप्लीमेंट्री वर्क होता है और गाइड। तो इस दोनों का टीए एज़ ए टीए आपका वहाँ पे कब अलॉट हो जाता है और एज़ ए प्रोजेक्ट गाइड कब अलॉट हो जाता है? टीए हम लोगों की टीए ड्यूटी फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरे ख्याल से 1 मही मतलब 4 महीने का सेमेस्टर होता है, तो पहला महीना छोड़ करके सेकंड महीने में लग जाती है टीए ड्यूटी। तो उसमें वही या तो लेक्चर लेने के लिए जाना होगा, मतलब ट्यूटोरियल्स ही जो स्टूडेंट्स के रहते हैं, तो वो हुँ, टीचर जा करके मेन लेक्चर्स लेते हैं, और क्वेश्चन हुँ, वगैरह कराना है, ये सब कुछ के लिए ट्यूटोरियल्स लगते हैं, तो उसके लिए हमारी ड्यूटी लग जाती है, या फिर लैब्स में लग जाती है कि वही स्टूडेंट्स को लैब वर्क वगैरह जो कराना है, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करा के दिखाना है, कई बार कॉपी चेक करनी है, इन्विजिलेशन करना है। तो ये हाँ, फर्स्ट महीने से लग जाती है और करीब 2 महीने की ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती टीए ड्यूटी। और आखिरी में जाना पड़ता है एक बार, जब वो सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा होता है, तो फिर उसमें इन्विजिलेशन करने के लिए।
और इसके अलावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट गाइड, हाँ प्रोजेक्ट गाइड जो है वो सेकेंड ईयर में मिलता है। जैसे मैं पिछले साल जुलाई में ज्वाइन किया था, तो हुँ, अभी हमारी लिस्ट आ चुकी है, टीचर्स ने प्रोजेक्ट निकाल दिए हैं थोड़े दिन पहले, मेरे ख्याल से मार्च के आखिरी में रिजल्ट टीचर लोग निकाल देते हैं अपना प्रोफेसर्स की ये प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें से स्टूडेंट खुद से चुन सकते हैं कि उनको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है इस प्रोफेसर के अंडर। तो फिर वो जाकर बात कर लेंगे, अप्लाई कर देंगे, और जून से प्रोजेक्ट गाइड वाला काम चालू हो जाएगा। स्टूडेंट खुद फिर से वो प्रोजेक्ट साल गाइड भर अपना चलेगा। चूज़ कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, स्टूडेंट खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, टीचर्स प्रोफेसर जो है वो लिस्ट निकाल देते हैं कि ये प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हैं, फिर जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो उसके हिसाब से गाइड चुन सकते हैं। और जैसे कि वहाँ पे लैब अभी नया-नया आईआईटी बने हैं, तो सारे इक्विपमेंट व सब सारे एक्सपेरिमेंट के सारे नए-नए होंगे। तो सारे इक्विपमेंट एज़ ए हम्म। लैब लैब की बात करें, तो सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं अगर कोई रिसर्च करना चाहे या फिर किसी चीज़ को कोई इनोवेशन में इंटरेस्ट है, तो सारा ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, लैब्स जो भी हैं जितनी भी हैं सारी वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, और मतलब वही जो आपने बात करी कि क्योंकि नया कॉलेज बना हुआ है, तो सारे इक्विपमेंट जो आ रहे हैं वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ही आ रहे हैं। हुँ, तो किसी को भी मतलब ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट की दिक्कत नहीं होती है। और बाकी ज्यादातर बात वो हो जाती है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट जो बच्चे कर रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड है, या तो किसी दूसरे आईआईटी से या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। तो फिर किसी भी नई चीज की जरूरत पड़ती है तो फिर तुरंत ही उसको मंगा लिया जाता है। तो हाँ, लैब जो है वो बहुत ही ज्यादा वेल इक्विप्ड है, तो वहां पर कोई दिक्कत मेरा 2 क्वेश्चन है, लाइक नहीं। क्लासेज़ क्लासेज़ आपका जो क्लासेज़ होता होगा वो टीचर मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे हमें सही में सीखने को मिलता है या सेल्फ स्टडी की ज़्यादा ज़रूरत होती है या फिर क्लास एक वेल इन्फॉर्म्ड क्लास होता है? और दूसरा ये है कि जैसे आपने लैब किया होगा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में, तो इक्विपमेंट होना तो चलो इक्विपमेंट होना तो चाहिए ही, लेकिन हमें कोई सिखाने वाला भी होना चाहिए। हमें कुछ जानना है तो पहले एज़ ए कोई ट्रेनर हमारे साथ होना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों पे थोड़ा फ़ोकस डालें। क्लासेज़ कैसा चलता है? पहला क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, क्लासेस, हाँ। तो क्लासेस का ऐसा है कि वो भी बहुत टीचर डिपेंडेंट चीज है, हुँ, क्योंकि टीचर जो है वो सारे के सारे रिसर्च फोकस्ड ही हैं ज्यादा। तो हुँ, ये वही हो जाता है कि जो पुराने टीचर्स हैं जो शुरू से पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, उन लोगों का थोड़ा सा टीचिंग में इंटरेस्ट कम रहता है, तो वो हुँ, बेयर मिनिमम डिलीवर करते हैं, लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट भी आपसे उतना ही करते हैं। बाकी अच्छा, आप खुद से उसके ऊपर जितना पढ़ लो पढ़ लो। हुँ, लेकिन जो नए टीचर्स आए हुए हैं और कुछ पुराने टीचर्स हैं उन लोगों का मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उनकी क्लासेस में काफी ज्यादा मतलब सीखने को मिलता है। और एक चीज ये वाला फायदा होता है कि क्योंकि रिसर्च फोकस है सब लोग, तो फिर आप कभी भी जा करके उनसे कुछ भी पूछ सकते हो, अगर उनको समझ में आता है कि आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है, तो हुँ। फिर वो आपको समझा सकते हैं। सब टीचर्स के अंदर पीएचडी वाले स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके हाथ में प्रोजेक्ट करने का, जानने का, सीखने का मौका मिलता है, तो फिर वहां से वो वाली चीज का भी फायदा मिल जाता है। तो हाँ, जो लोग सच में सीखना चाहते हैं उनको पूरा भरपूर मौका मिल जाता है सीखने का। हुँ। दूसरा क्वेश्चन था लैब और में ट्रेनर ट्रेनर की क्या मतलब अगर लैब लैब हाँ, करवाते हैं तो वहाँ सिखाया जाता है या बस खुद से ही करना रहता तो लैब वाली चीज में वही है, जैसे कि मैं एमटेक स्टूडेंट हूँ और मैं टीए था, तो सेकेंड ईयर की लैब लगती थी और फिर मैं उसमें जाकर के उनको सिखाता था। तो पहले मैं खुद से सीख लेता था और फिर जाकर के उनके एक्सपेरिमेंट वगैरह जो उनको बताता था उसके बारे में। बाकी सब कुछ जो है मैनुअल से हो जाता था उनका, लेकिन फिर भी एक मैं रहता था सुपरविजन के लिए, और फिर एक असिस्टेंट लैब इंस्ट्रक्टर जो है वो भी सर रहते थे बताने के लिए। इस तरीके से अगर हम लोग लैब में जाते हैं एमटेक स्टूडेंट, तो हमारे साथ में पीएचडी स्टूडेंट्स रहते हैं जो हमारे है। अच्छा, इंस्ट्रक्टर बनते हैं, जो जो लोग पहले से इसके बारे में सीख लेते हैं। तो इससे ये वाला फायदा भी हो जाता है कि मतलब क्योंकि सीधे टीचर रहेगा तो पूछने में कुछ झिझक होगी या कुछ, तो सिर्फ आपसे एक ऊपर वाला ही रखते हैं जिससे आप बाहर भी मिलते हो, जान पहचान रहती है, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं होती, आराम से सारी चीजें पूछ कर समझ कर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर पाते हैं। ये सब तो एकेडमिक के रिलेटेड रहा। अब जैसे कि अब हम्म। हम एमटेक का वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है? एमटेक का फीस स्ट्रक्चर मेरी पर्टिकुलरली जो है, मेरे ख्याल से सारे एमटेक वालों की करीब 60,000 फीस लगती है हर सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर 70 लगी थी, बाकी 60,000 फीस लगती है। इस फीस में मतलब हॉस्टल, मेस और ट्यूशन फी सब कुछ इंक्लूडेड है। हाँ, वहाँ पे बीटेक और एमटेक जैसे एक होता है कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी सब में सारे एमटेक वाले का इन्वॉल्वमेंट होता है। हम्म। एमटेक वालों का हाँ बराबर इन्वॉल्वमेंट रहता है। अभी हमारे यहाँ मतलब पूरे ही टाइम साल भर ही फेस्ट कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो हुँ, उसमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहता है। रादर मतलब एमटेक मतलब पीजी और यूजी करके चलता है अक्सर,
लेकिन हमारे यहाँ पे एमटेक पीएचडी वो भी उन्होंने अलग अलग करके रखा है कि अगर कोई स्पोर्ट्स फेस्ट भी होगा तो उसमें अलग अलग टीम बनती है, या फिर कोई कल्चरल फेस्ट हो रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेशन बराबर रहता है। मतलब बराबर तो नहीं कह सकते क्योंकि बीटेक वालों के पास 4 साल है वो लोग। प्रोपोर्शनली हाँ, प्रोपोर्शनली रहता है। लेकिन फिर भी हाँ, प्रोपोर्शनली रहता है। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में देखा है, तो हॉस्टल वहाँ का बहुत अच्छा लगता है देखने में, मेस भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपना रियल एक्सपीरियंस वहाँ का हॉस्टल और मेस के बारे में थोड़ा बताएँ? हॉस्टल तो मतलब बिल्कुल नंबर वन है। ये एकदम सही बात है। हुँ, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ही मैंने, क्योंकि बाकी भी आईआईटी के मेरे दोस्त लोग हैं उनसे बात करिए तो डबल शेयरिंग ट्रिपल शेयरिंग में लोग रह रहे हैं। तो हुँ, नहीं, लेकिन काफी मतलब यहाँ पर सारे लोगों को, चाहे बीटेक हो चाहे एमटेक है, सारे लोगों को सिंगल रूम दिया हुआ है। और मतलब सिर्फ सिंगल रूम नहीं, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे यूनिट्स बने हुए हैं हर फ्लोर पे, तो एक यूनिट में 5 सिंगल रूम्स हैं। हुँ, और फिर आपका एक दरवाजा लगा है तो 5 लोग रह रहे हैं, फिर साथ में आपके 5 लोगों का हॉल, सोफा, टेबल, बालकनी, अलग से वॉशरूम, सब कुछ। मतलब काफी ज्यादा सही है। इसके अलावा कुछ कुछ यूनिट्स में उन्होंने रेफ्रिजरेटर वगैरह भी दिए हुए हैं, पूरी पानी की पूरी व्यवस्था। नीचे गार्ड के पास में जो अलग से उन्होंने वो अलमारी बना करके दी हुई है, मतलब तो उसमें सारा खेलने वेलने का सामान रखा हुआ है, तो वहां पे एंट्री करके खेल सकते हैं। नीचे हॉल में ग्राउंड फ्लोर पे सोफे लगे हुए हैं, टीवी लगी हुई है वहां पर, तो सब बढ़िया है। हॉस्टल तो काफी सही है। मेस के बारे में, मेस के खाना के मेस बारे में। मेस हाँ, मेस का खाना तो मेस का खाना ही रहता है। तो हमारे यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले तीसरी कंपनी आई है मेस सर्विस के लिए, तो अभी हुँ, 3 सर्विसेज, मतलब 3 कंपनियां जो है मेस चला रही हैं अलग अलग। अच्छा। तो डाइनिंग की बिल्डिंग है और उसके अंदर 3 जगह दे दी गई है, तो वहां पर ही बच्चे अलॉट हो जाते हैं, तो 900 900 500 ऐसे करके टोटल बच्चे अलॉट हो जाते हैं। और खाना एक मेस का जो है वो ज्यादा अच्छा है बाकियों से, लेकिन फिर भी खाना तो मेस के खाने जैसे ही हो जाता है, उसमें उतना कुछ खास अच्छा खाना नहीं है, मतलब बस खाया जा सकता है, जिया जा सकता है। अगर ओवरऑल कैंपस की बात करें, जैसे कैंपस की बात करें, तो वो एक कैंपस कैसा मिनट, है? वो मेस वाली चीज पे। हुँ, हाँ, तो एक और चीज ये है कि मतलब मेस के साथ में उन्होंने साइड में कुछ और मतलब दुकानें वगैरह भी दी हुई है, तो हुँ, वो पूरे टाइम खुली रहती है। और एक नाइट कैंटीन की सुविधा है, तो वो बहुत अच्छी है, मतलब वो रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक चलती है। वहां ओके। पर खाना बहुत अच्छा मिलता है, वो खरीद के खाना पड़ता है। लेकिन मतलब कोई रात को जाग रहा है, रात को देर तक काम कर रहा है, तो पूरे टाइम खुला रहता है सब कुछ, तो वो दिक्कत नहीं होती, आप कभी भी आकर के आराम से अपना खाकर बैठ कर सब कुछ कर सकते हैं काम पूरा। हाँ। अगर ओवरऑल कैंपस की बात करें, तो हाँ, मतलब कैसा लग रहा है कैंपस? कैंपस सुंदर बहुत ज्यादा है क्योंकि सब कुछ नया बना हुआ है। हुँ, तो सारी बिल्डिंग वगैरह भी जो उन्होंने बनाई है बहुत मतलब ऐसी सुंदर सुंदर मतलब बिल्डिंग बनाई हुई है। बस बात वो है कि अभी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं कैंपस एरिया को। तो जैसे कि डिपार्टमेंट्स नहीं है हमारे यहाँ कॉलेज में, मतलब जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बिल्डिंग होती है कि मैकेनिकल की अलग, इलेक्ट्रिकल की अलग, सिविल की हुँ, अलग। हुँ, हमारे यहाँ पे उन्होंने 5 बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना दी है, पॉड ए, पॉड बी, सी, डी करके। और उसी के अंदर लैब्स और टीचर्स के केबिन और बाकी जो एमटेक के स्टूडेंट्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनकी जगह, वो सब कुछ बना हुआ है। वो वाली चीज है। उसके अलावा बाकी फिर लाइब्रेरी बहुत सुंदर बनाई हुई है, क्लासरूम वगैरह है, ओपन ऑडिटोरियम है, क्लोज ऑडिटोरियम है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब एम्फी थिएटर भी है कॉलेज में, वो जो सराउंड वाला ओपन वाला रहता है। ओके। एक और चीज़ बाकी बहुत हुँ, वो और बाकी हाँ, गेम एरिया वगैरह जो है, अभी रिसेंटली स्विमिंग पूल भी चालू हो गया है, तो काफी सही है, मतलब कैंपस तो काफी अच्छा है। जिम होगा, फिर और भी सारे एक्टिविटी, सारे गेम्स हाँ के। हाँ हाँ, सब जैसे जिम भी एक काफी अच्छा बना दिया है। एक बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि हम नया आईआईटी में जाने से थोड़ा-सा हेजिटेट होते रहते हैं। तो आप तो अभी वहाँ से ऑलरेडी 1 साल कर रहे हैं। तो आप तो मतलब हम्म। ऐसा बता सकते हैं कि रियलिटी क्या है? हेजिटेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हेजिटेट मतलब बीटेक के लिए जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हुँ, हमारे यहाँ से बीटेक के स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है सारी चीजों का एमटेक के मुकाबले, तो अगर बीटेक के स्टूडेंट और आईआईटी इंदौर मिलता है तो फिर बिल्कुल ही आ जाना चाहिए बिना सोचे समझे।
क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे ज़्यादातर प्रोफ़ेसर जो हैं उनके वही मैंने बताया था ना कि उनके दूसरे आईआईटीज़ के साथ में और फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी कोलैबोरेशन है। तो एक्सचेंज स्टूडेंट्स आते रहते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ से बच्चों को फ्रांस जाने की अपॉर्च्युनिटी मिली थी, फ़िनलैंड जाने की अपॉर्च्युनिटी मिली थी और 6-6 महीने के लिए मतलब चले जाते हैं, तो बीटेक के लिए काफ़ी अच्छा है। एमटेक के लिए बस थोड़ा-सा वो है कि आपको प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हुँ। अगर आप आते हैं तो अपना कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ लो और साथ में प्लेसमेंट के लिए लगातार पढ़ते रहो। प्रोजेक्ट जो है वो खुद से सोच करके बहुत अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा ताकि कंपनी को दिखाने के लिए कुछ रहे। तो हाँ, एमटेक के लिए थोड़ी-सी दिक्कत है, थोड़ा-सा और अगर आपको बेहतर आईआईटी मिल रहा हो तो फिर वहाँ जाया जा सकता है। लेकिन बीटेक के लिए तो श्योर शॉट है कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अ, धन्यवाद प्रखर मुझसे जुड़ने के लिए। अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहो, आपके मन में चल रहा हो, तो आप ऐड कर सकते हो। नहीं, 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 पूरा सब कुछ पूछ लिया है आपने बहुत बढ़िया से। प्रखर ने हर बातों को बहुत ही टू द ऑनेस्ट मतलब सारी बातों को रखा जो वहाँ की रियलिटी है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई भी और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो वहाँ प्रखर भी आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि फिर से इस तरह का और भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ। धन्यवाद प्रखर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।